हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके 1000 क्वेश्चंस की सीरीज थी, उसमें आपके 150 क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो गया था। उसी के आगे से हम स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके किसी भी तरह के टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है आप लोगों का, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसे कि स्टेट कॉमर्स का एग्जाम होने वाला है, या फिर जो बच्चे डेटा प्लस भी पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर रेलवे में जो पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम है आप लोगों का, सभी में आपकी वीडियोस जो होंगी वो हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग पीजीटी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस ही मैं इंक्लूड करूंगी, चाहे वो यूपी पीजीटी टीजीटी का हो या फिर आप लोग का डेटा प्लस बी का है, केवीएस का है। तो आप लोग के लिए एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रहेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर इस तरह की वीडियोस आप पसंद कर रहे हैं, देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा, या किसी और तरह की वीडियो किसी और सब्जेक्ट पर आप चाह रहे हैं जो कि अभी आपका एग्जाम होने वाला है, तो भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। उसके लिए लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है। आइए शुरू करते हैं इसमें। An external approach to expansion involving two or more than two organizations combined together to form a new larger company with mutual consent and common goals. This approach is defined as विस्तार की। अब ये क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत लंबा चौड़ा करके दे रखा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। विस्तार के लिए एक बाहरी दृष्टिकोण जिसमें दो या दो से अधिक संगठनों को एक साथ मिलाकर आपसी सहमति और सामान्य लक्ष्यों के साथ एक बड़ी नई कंपनी बनाई जाती है। इस दृष्टिकोण को किससे परिभाषित किया गया है? मर्जर से, एक्विजिशन से, स्ट्रैटेजिक अलायंस से, मेकओवर से। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि विस्तार के लिए एक्सपेंड करना चाह रहे हैं कंपनी को बढ़ाना चाह रहे हैं, उसका क्षेत्र बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वहां पर दो या दो से ज्यादा और बाहरी स्तर पर, आंतरिक नहीं बाहरी एक्सटर्नल लेवल पे आप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन मिल करके एक की आपसी सहमति होंगी, उनके गोल सेम होने चाहिए, तभी वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर पाएंगे। जब उनके गोल सेम होंगे, सेम ऑब्जेक्टिव होंगे और एक जैसे ही काम वो कर रही होंगी, या प्रोडक्शन कर रही हो, या कोई उनकी और अलग तरह का सर्विसेज प्रोवाइड करने का बिजनेस हो, तो वहां पर एक ही गोल रहेगा, उससे एक नई कंपनी को बनाती हैं, तो उसको हम मर्जर कहते हैं, विलय कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर दो कंपनियां या दो से ज्यादा संगठन मिलकर एक नई चीज को बना रहे हैं। और जो आपका अधिग्रहण होता है, एक्विजिशन, तो एक कंपनी जो होती है वो दूसरी कंपनी को क्या करती है, अपने अंदर लेती है, या ऐसा समझ लीजिए कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है, वो अधिग्रहण कहलाता है। जैसे कि सरकार के द्वारा काफी चीजों में आपने देखा होगा कि भूमि है, जमीन है, अधिग्रहित की जाती है, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर की चीजें गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट सेक्टर में लेकर के, जो पब्लिक सेक्टर में लेकर के जा रही है, नेशनलाइज कर रही है उसे, वो कहलाता है। तो यहाँ पर इसे हम विलय मर्जर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट? किसी उत्पाद की मांग के निर्धारक क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी उत्पाद है, कोई प्रोडक्ट है, तो कैसे उसकी मांग का निर्धारण होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आप चार ऑप्शन देख रहे होंगे और आपको यहाँ पर कोड दे रखे हैं, अब बताना है आप है कि कौन सा इसमें ऑप्शन जो होंगे वो करेक्ट होंगे। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, जो भोक्ता है उनकी आय क्या रहेगी। द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमत। नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट, बाजार में भोक्ताओं की संख्या। एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर्स, भोक्ताओं का रवैया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि किसी प्रोडक्ट के, आप ही हैं मार्केट में जाते हैं कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो सबसे पहले तो आप ये देखते हैं ना कि उसका प्राइस क्या है, क्योंकि आपकी जितनी इनकम होगी उसी के अकॉर्डिंग आप उस चीज को ले पाएंगे, उससे ज्यादा हाई लेवल पर या उससे ज्यादा रेंज के बाहर नहीं जा सकते। सबसे पहले जो भी सेलर होता है आपसे पूछता है आपकी रेंज क्या, और आपकी रेंज किस पर डिसाइड करती है, आपकी इनकम पर निर्धारित होती है। तो ये वाला पॉइंट तो सही रहेगा। फिर जो भी वस्तु आप खरीद रहे हो उसका प्राइस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें हो गई। नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट, कोई भी प्रोडक्ट तभी कितनी मात्रा में उत्पादित किया जाना है, कितनी उसकी सेल है, हमें कैसे पता चलेगा, जब मार्केट में हम देखेंगे उसकी डिमांड कितनी, कंज्यूमर कितने हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये वाला पॉइंट भी आएगा। और किस तरह का उपभोक्ताओं का रवैया, यानी कि वो किस तरह की चीजें खरीदना पसंद करते हैं, कब किस चाहें कि कब किस मौसम में, क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करें तो अलग अलग मौसम के हिसाब से आपकी मांग भी अलग अलग बदलती जाती है, तो वो भी चीज आपकी मायने रखती है। तो यहाँ पर चारों पॉइंट सही हो जाएंगे, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चारों ही यहाँ पर करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द ऑटोमोबाइल मार्केट इफ द प्राइसेस ऑफ गैसोलीन राइजेस? यदि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो ऑटोमोबाइल बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल है और पेट्रोल है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों ही किस चीज में यूज होते हैं, आप जब गाड़ी चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, तो वहां पर इसका यूज होता है। तो अगर
पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो ऑटोमोबाइल है उसके बाजार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ये किससे रिलेटेड है? जो मांग होती है, डिमांड होती है, तो वहां पर स्थानापन्न मांगे हैं या फिर जो संयुक्त मांग होती है उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, पूरक मांग होती है। द हायर प्राइस ऑफ गैसोलीन इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ माइल्स इंडिविजुअल टेंडेंट टू ड्राइव। गैसोलीन की उच्च कीमत ड्राइव करने वाले व्यक्ति की कुल मील की संख्या में वृद्धि करेगी। स्मॉलर एंड मोर फ्यूल efficient cars become more attractive relative to big cars। छोटी और अधिक कुशल कारें बड़ी कारों की तुलना में अधिक आकर्षक हो जाएंगी। द हायर प्राइस ऑफ गैसोलीन विल इंक्रीज सेल ऑफ ऑटोमोबाइल। गैसोलीन की बड़ी कीमत से ऑटोमोबाइल की बिक्री बढ़ेगी। नो एनी इफेक्ट ऑन ऑटोमोबाइल मार्केट विद द राइज इन प्राइस ऑफ गैसोलीन। पेट्रोल की कीमत में वृद्धि के साथ ऑटोमोबाइल बाजार को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर किस तरह से आपस में कनेक्ट है या क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? स्मॉलर एंड मोर फ्यूल, छोटी और अधिक जो कुशल कारें हैं वो बड़ी कारों की तुलना में अधिक आकर्षक हो जाएंगी, यानी कि जो स्मॉलर कारें हैं उनको ज्यादा लोग यूज करना पसंद करेंगे। जो क्या होता है उसमें जो कंजप्शन होगा पेट्रोल का वो कम होगा बड़ी कारों की तुलना में, तो वहाँ पर पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ती है तो वहाँ पर लोग स्मॉल कारें जो है वो छोटी और अधिक ईंधन कुशल, यानी कि जिसमें कम आप पेट्रोल का यूज करके जिनकी पर लीटर आपको कम लग रहा है लेकिन वो माइलेज ज्यादा अच्छा दे रही है, ज्यादा दूर तक जा सकती हैं, उनका यूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, से यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामान्यतः यदि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो ऑटोमोबाइल बाजार पर इस रूप में प्रभाव पड़ेगा कि छोटी और अधिक ईंधन कुशल कारें बड़ी कारों की तुलना में अधिक आकर्षक हो जाती हैं। ऐसी मांग की आड़ी लोच कॉस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कारण होती है और मांग की आड़ी लोच का मान नकारात्मक निगेटिव होता है या शून्य होता है, क्योंकि एक वस्तु से की मांग बदलने पर पूरे जब दूसरे के प्रति मांग की प्रतिक्रिया समानता त्रुटि हो जाती है। वही चीज मैंने जो कही थी कि एक दूसरे से रिलेट करती है वहां पर, तो कई बार एक चीज का प्रभाव जो होता है दूसरी चीजों पर सकारात्मक भी पड़ सकता है और नकारात्मक भी पड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। Dash elasticity of demand measures the responsiveness of the quantity sold to changes in the product price। डैश मांग की लोच उत्पाद की कीमत में परिवर्तन के लिए बेची गई मात्रा की प्रतिक्रियाओं को मापती है। प्रोडक्ट सप्लाई प्राइस इनकम। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस चीज की जो मांग है कि मांग की लोच जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उत्पाद की कीमत और में परिवर्तन के लिए बेची गई मात्रा की प्रतिक्रियाओं को मापती है। तो कौन सी जो होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, किस टाइप की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो मेजर करती है जो भी प्रोडक्ट है उसके प्राइस और उसकी जो क्वांटिटी सोल्ड की जा रही है तो किस तरह की हो जाती है, वो कीमत होती है। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो मेजर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मूल्य मांग क्षमता की मान विभिन्न परिवर्तनों के आधार पर बदल सकती है और इससे व्यापारी या निर्माता निर्णय लेने में मदद होती है कि मूल्य परिवर्तन करने से कितना प्रतिस्थायी या फिर अस्थायी प्रभाव होगा। कि मूल्य में अगर हम चेंज करते हैं कीमत बढ़ती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, कीमत घटती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू मूव इन डैश डायरेक्शन इन इलास्टिसिटी डिमांड। अधिक लोचदार मांग में मूल्य और कुल राजस्व डैश दिशा में होता है, सेम होता है, अपोजिट होता है, नो इफेक्ट, दे आर नॉट रिलेटेड, संबंधित ही नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मांग है वो अधिक लोचदार है तो वहां पर जो मूल्य है प्राइस है और जो रेवेन्यू हो रहा है वो किस दिशा में होंगे, यानी कि है दोनों ही बढ़ रहे हैं, एक ही समान उसमें जाएंगे, विपरीत होंगे, एक घटेगा एक बढ़ेगा, या फिर एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है विपरीत हो जाता है। जब अधिक लोचदार मांग होती है तो मूल्य और कुल राजस्व में क्या होता है, आपस में विपरीत संबंध होता है। किस तरह का विपरीत संबंध होता है कि इसमें मान एक से अधिक होने पर उत्पाद की मांग में छोटे से मूल्य बदलाव के प्रति अधिक परिवर्तन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। Which of the following techniques of scientific management is defined in the statement management should find one best way to perform a task। वैज्ञानिक प्रबंधन की निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी इस कथन से में परिभाषित है कि प्रबंधन को किसी कार्य को करने का सबसे अच्छा तरीका खोजना चाहिए। यानी कि जो वैज्ञानिक प्रबंधन साइंटिफिक मैनेजमेंट होती है उसके कई तरह के आपके दिए गए हैं जो टेक्निक्स होती हैं, तो उसमें से कौन सी टेक्निक हमको ये बताती है कि मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म इट। किसी भी काम को करने का मैनेजमेंट जो होती है सबसे बेस्ट वे बताती है। मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी या फिर पैकेज स्टडी। यहाँ पर जो
मेथड की बात क्योंकि हो रही है कि कौन सा तरीका क्या है कि किसी काम को जो हम कर रहे थे उसकी वो विधि हो जाती है, तरीका होता है कि कैसे हम उसको अच्छे ढंग से कर सकते हैं, तो मेथड स्टडी कहलाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस जो मेथड स्टडी है उसमें एक उत्पाद प्रक्रिया को अध्ययन करने और उसे सुधार करने की तकनीकी है जिससे कारगरता बढ़ाई जा सकती है, यानी कि जिससे कि हम काम को और अच्छे एफिशिएंट और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये एक विशिष्ट कार्य उत्पाद को बनाने के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक और विधि को खोजने और अपनाने की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास है। इसके लिए जो स्टेप्स होते हैं वो दे रखे हैं। सबसे पहले उसका अध्ययन किया जाएगा, फिर समयोगति अध्ययन करेंगे, फिर उसमें सुधार की प्रस्तावना आएगी, फिर सुधारात्मक जो भी इम्प्रोवाइज करना है वो करेंगे और फिर उसके बाद उसका हम परीक्षण करेंगे और उसको हम लागू करेंगे। तो ये मेथड हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one from the following statement is not the characteristics of monopoly? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अधिकार की विशेषता नहीं है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, विक्रेताओं की बड़ी संख्या, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान की कमी, प्रोहिबिटेड एंट्री एंड एग्जिट, निषिद्ध प्रवेश और निकास, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद का कोई करीबी विकल्प नहीं। तो यहाँ पर एकाधिकार की विशेषता की बात हो रही, जो मोनोपोली होती है, यानी कि मोनोपोली में क्या होता है कि एक व्यक्ति ही विक्रेता होता है, सिर्फ वन सेलर होता है, तो उसकी कौन सी विशेषता नहीं होती है, ये पूछ रहा है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर, तो यहाँ पर पहली ही इसकी विशेषता नहीं है कि इसमें ज्यादा सेलर नहीं होते, जैसे कि पहले मैंने कहा कि एक सेलर होता है, एकल विक्रेता होता है, ये इसकी विशेषता नहीं होगी। बाकी लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज ये भी रहेगी, प्रोहिबिटेड एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी आसानी से एंट्री कर ही नहीं सकता क्योंकि एक ही सेलर होती है, और नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई भी स्थानापन्न उसके जैसा कोई और प्रोडक्ट नहीं होता। और क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, एकल विक्रेता है, मूल्य नियंत्रण होता है क्योंकि वो अकेला ही है तो जितना चाहे उतना मूल्य निर्धारित कर सकता है, मार्जिन बहुत ज्यादा मिलता है, उत्पाद जो प्रोडक्ट होता है उसमें कुछ विशेषताएं होंगी तभी कोई एक ही होगा वहां पर प्लेयर, कोई दूसरा और नहीं होगा, सीमित स्वतंत्रता होती है, बुलजान की भी कमी होगी और निश्चित प्रवेश और विकास। तो ये सारी क्या हो जाएंगी, एकाधिकार की विशेषताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज अर्न, अति सामान्य लाभ कैसे अर्जित किया जाता है? तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आप लोग कैसे निकालते हैं, गुडविल आपने पढ़ी होगी, तो गुडविल में है सुपर प्रॉफिट भी निकाला जाता है। तो वो पूछ रहा है कि कैसे उसे हम अर्जित करते हैं। व्हेन प्राइसेस आर लोअर देन द मार्जिनल कॉस्ट, जब कीमतें सीमांत लागत से कम होती हैं। व्हेन प्राइसेस आर हायर देन द मार्जिनल कॉस्ट, जब कीमतें सीमांत लागत से अधिक होती हैं। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जब सीमांत लागत उत्पाद की कीमत के बराबर है। या फिर व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, जब कुल राजस्व कुल लागत के बराबर है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है उसे आप कैसे अर्न करते हैं कि जब कीमतें जो होती हैं वो सीमांत लागत से अधिक होती हैं। व्हेन प्राइस आर हायर देन द मार्जिनल कॉस्ट, जो मार्जिनल कॉस्ट आपकी सीमांत लागत निकल के आ रही है और जो आपका प्राइस आपने निर्धारित किया है वो उससे ज्यादा है, तो बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। सीमांत लागत जो होगी, जो आपकी जैसे कि जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है उसमें आप बाकी चीजें ऐड करते हैं तो वहां पर वो निकलती है, उसके बाद उसके बीच का डिफरेंस क्या हो जाता है, आपका प्रॉफिट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक को कौन है? तो सभी को पता है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है, FW टेलर है। तो इसका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। इन्होंने ही वैज्ञानिक प्रबंध साइंटिफिक मैनेजमेंट की शुरुआत करी थी या विचार दिया था, और अलग अलग चीजों से पूछे जा सकते हैं तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आपसे भी पूछ सकता है कि आधुनिक प्रबंध के जनक कौन है, इसका भी क्वेश्चन बनता है, अपवाद प्रबंध किसका है सिद्धांत है, इस तरह के क्वेश्चन की जरूर तैयार करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, the relationship that exists between average in a moderately skewed distribution mode is equal to 3 median minus 2 mean square, यानी कि ये जो फॉर्मूला बनता है आपका कि मध्यम विषम वितरण मोड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इसको हम इस तरह से लिखें, z है यहाँ पर, z इज इक्वल टू, क्योंकि मोड को आप z से डिनोट करते हैं, 3m हो जाएगा क्योंकि माध्यिका को डिनोट करेगा, यहाँ पर माइनस 2 x बार हो जाएगा। तो इस तरह का अगर फॉर्मूला जो होता है जिससे कि हम निकालते हैं z को, तो ये क्या है, इसको क्या कहा जाता है, ये आपस में जो इनमें कनेक्शन है जिससे कि ये z निकलता है, या कुछ भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको z पता है, आपको ये समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन पता है तो मीडियन निकाला जा सकता है। तो ये क्या है, फिजिकल रिलेशनशिप है या फिर एम्पेरिकल रिलेशनशिप है, एक्सट्रीम रिलेशनशिप है या फिर ग्रुप रिलेशनशिप है। तो ये क्या है, अनुभवजन्य संबंध है, एम्पेरिकल रिलेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी।
कि आपस में जो इनमें क्या कनेक्शन होता है, क्या संबंध होता है, क्योंकि है तो तीनों ही आपकी क्या है, केंद्रीय सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर किया जाता है, इसको निकाला जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे हैं, सबकी अपनी अलग अलग जो है फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और सब अलग अलग जगहों पर यूज होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए कॉमन लॉगरिथम इज कॉल्ड डैश। एक समान लघुगणक के के अभिन्न अंगों को डैश कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लॉगरिथम होता है, कॉमन लॉगरिथम है, उसके जो पार्ट होते हैं उसको क्या कहा जाता है, अपूर्णांश, मैंटिसा या फिर एंटी लॉगरिथम, प्रतिलघुगणक, कैरेक्टरिस्टिक्स पूर्णांश या फिर ज्योमेट्रिक ज्यामिति। उसे क्या कहते हैं, उसे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि पूर्णांश कहा जाता है। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट बनते हैं, लेकिन काफी देखने में बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी है और डिफिकल्ट भी है। मोस्टली बच्चों को इस बारे में नहीं पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन वाज क्वाइंड बाय। मानक विचलन की अवधारणा डैश द्वारा दी गई थी, कॉक्स एंड कॉर्डन के अनुसार, या फिर कार्ल पियर्सन के, या फिर रॉफेल वेल्डन के, या फिर एल बाउलर के। मानक विचलन की बात हो रही है, स्टैंडर्ड डिविएशन था, तो स्टैंडर्ड डिविएशन किसने दिया था, तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो एसडी है वो आपका कार्ल पियर्सन का है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अलग अलग जो है सिद्धांत हैं, जैसे कि चेयरमैन का कोटी वाला सिद्धांत है, संबंध गुणांक निकालने का, जो रैंक वाला मेथड होता है, और इसके अलावा भी आपके सहसंबंध की, आप फिशर की भी बता सकते हैं, तो वो भी पूछा जा सकता है, बाउले का है, ये सिद्धांत आपके पूछे जा सकते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। जिसने कहा कि सद्भावना इस संभावना से ज्यादा कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुरानी जगह पर स्थापित रहेंगे। मतलब कहने का ये है कि जो गुडविल होती है, यहाँ पर ख्याति होगा, सद्भावना जो होता है वो ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होती है, गुडविल जो है इससे मीनिंग ख्याति होती है। तो ख्याति क्या है, आप ही किसी जगह से, एक दुकान से या किसी एक स्टोर से शॉपिंग कर रहे हैं, तो आपकी एक आदत होती है आप वहीं पर जाके शॉप करेंगे, आप किसी नई जगह पर जल्दी प्रेफर नहीं करते। या जिस प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं, आपकी एक आदत होगी उस प्रोडक्ट को यूज करना, जैसे चाय के बारे में होता है, चाय पत्ती जो है जो भी आप यूज कर रहे हैं वही आप लगातार यूज करते जाते हैं, आप चेंज जल्दी नहीं करते, तो वही क्या है, उसकी ख्याति है, गुडविल है। तो ये बात किसने कही थी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो इसे लॉर्ड एल्डन ने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रही हूँ, DT प्लस बी में आपके पूछे हुए सवाल है, पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि क्या लेवल रहा है पेपर का, तो उसी को ध्यान में रखकर आप आगे की प्रिपरेशन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स लोन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अभाव में पार्टनर के ऋण के ब्याज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है। मीन्स कहने का ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड जो सरदाई से लेख होता है वो नहीं बनाया गया है, तो उसके ना होने पर जो पार्टनर का को जो लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो वो इंटरेस्ट जो होता है वो उसका प्रोविजन क्या रहेगा, ये पूछा है। इंटरेस्ट इज नॉट पेड, ब्याज भुगतान नहीं किया जाता। इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ओनली इफ देयर इज ए प्रॉफिट। 6% दिया जाएगा प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान, केवल अगर प्रॉफिट होगा तभी। इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट ऑफ 6% इवन इफ देयर इज ए लॉस। 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा भले ही हानि क्यों ना हुई हो। इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट ऑफ 10% इवन इफ देयर इज ए लॉस। अगर हानि होने पर भी 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पर 10% तो है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। 6% होता है, और कब होगा, जब आपको इंटरेस्ट पेड हानि होने पर भी, हानि हो या लाभ हो, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, the dash plays a vital role to make available all the goods and services produced in the market for the consumers according to their need and demand. उपभोक्ताओं को उनकी जरूरतों मांगों के अनुसार बाजार में उत्पादित सभी वस्तु सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सप्लायर, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, निर्माता, इंटरमीडियरीज, बिचौलिए या फिर स्टॉकिस्ट। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपभोक्ताओं को, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनकी जो नीड्स हैं या उनकी जो डिमांड्स हैं, उनके अनुसार जो भी मार्केट में उत्पादित सभी प्रोडक्ट होते हैं या वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं, उनको जो उपलब्ध करा रहा है वो व्यक्ति कौन कहलाता है, उसको इंटरमीडियरीज बोलते हैं, बिचौलिया कहा जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे कि कोई घड़ी आपको खरीदना है, तो आप क्या करते हैं, जो बीच में आप एजेंट होता है उससे संपर्क करते हैं, जो कि वो आपको घर को दिखाता है, या रेंट पे लेना हो या आपको परचेज करना हो, दोनों ही कंडीशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अंडर विच मैक्रो एनवायरमेंट द मार्केटिंग मैनेजर
हैज टू स्टडी द फॉलोइंग ट्रेंड्स। किसी बहुत बड़े वातावरण के तहत विपणन प्रबंधक को निम्नलिखित बातों के अध्ययन करना होता है। यानी कि जो विपणन प्रबंधक होता है, जो मार्केटिंग मैनेजर होता है, उसको बड़े वातावरण की जो हम बात कर रहे हैं, जो कि आपका मेनली मैक्रो एनवायरनमेंट यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है, वहां पर वो किन चीजों का अध्ययन करता है। ट्रेंड इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड रियल इनकम ग्रोथ। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और वार्षिक आय वृद्धि में रुझान, या फिर पैटर्न टू इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन आय वितरण का प्रतिरूप। तो किस तरह का जो मैक्रो एनवायरनमेंट में बहुत सी तरह के आपके आ जाते हैं। इकोनॉमिक भी होता है, जैसे कि आप एग्जांपल इसमें देख रहे हैं ऑप्शंस में, फिजिकल एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, लीगल है, सोशल एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, जो कि ये चीजें जो आपके रिलेटेड हैं किससे हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो ये जो आपके दोनों चीजें दे रखी है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कहें जीडीपी या फिर जो नेशनल रियल इनकम ग्रोथ होती है, ये सब आपके इकोनॉमिक इसमें आते हैं। तो वहां पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A and B are partners sharing profit in the ratio of 2:1. Find their sacrifice or gain due to change in profit sharing ratio if they decide to share profit equally. A और B दो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2:1 के अनुपात में लाभ बांटने वाले हैं। यदि वे समान रूप से लाभ साझा करने का निर्णय लेते हैं तो लाभ के बंटवारे के अनुपात परिवर्तन के कारण उनके बलिदान या लाभ ज्ञात कीजिए। मीन्स कहने का यहाँ पर ये है कि वो 2:1 के अनुपात में अभी तक जो था वो लाभ को बांट रहे थे, लेकिन अब वो इक्वली चाह रहे हैं, तो वहां पर उन्हें कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1 हो जाएगा, और न्यू रेशियो होगा 1:1 हो जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना निकलेगा, यहाँ पर निकालने के लिए क्या करना है, 2/3। तो यहाँ पर आप ये चीज देख रहे हो कि ए जो है, ए के पास ज्यादा हिस्सा है, क्योंकि ए के पास 2 हिस्सा है और बी के पास सिर्फ एक ही हिस्सा है। तो यहाँ पर इस वजह से क्या होगा, जो ए होगा वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए सेक्रीफाइस जब कर रहा है तो एक था कितना, टोटल हो जाएगा 3 आपका, और था कितना 2 उसके पास, तो 2/3 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, क्योंकि इक्वली आपको उससे लेना है। तो यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। अब गेनिंग रेशियो में निकालना है। गेनिंग रेशियो भी आपका, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/6 हो जाएगा, यानी 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा आपका ए सेक्रीफाइस हो जाएगा 1/6, और बी का लाभ कितना हो जाएगा 1/6। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर एक का आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना था और दूसरे का कितना गेन किया उसने वो निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, purchase of stock in trade and changes in inventories of stock in trade have decreased from 80% to 65% to a company. Indicate which from the following reasons does not affect such fall in the business. व्यापार में स्टॉक और खरीद और व्यापार में स्टॉक की सूची परिवर्तन एक कंपनी में 80% से घटाकर 65% तक हो गया है। इंगित करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण व्यवसाय में इस तरह की गिरावट को प्रभावित नहीं करता। तो यहाँ पर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द परचेज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्रय एवं उत्पाद विभाग की कुशल संचालन, इंक्रीज इन द सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट कोरिस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इनपुट, आगतों की लागत में तदनुरूपी वृद्धि ये बिना उत्पाद के बिक्री मूल्य में वृद्धि, डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत में कमी, कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित ही नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि व्यापार में स्टॉक की खरीद, यानी कि बिजनेस है, वहां पर जो स्टॉक है उसको परचेज किया जा रहा है और उसकी सूची में परिवर्तन जो है वो 80% से अब 65% हो गया है। तो ये बताना है आपको कि कौन सा कारण जो है, क्या रीजन हो सकते हैं व्यवसाय में जो इसको प्रभावित नहीं करेंगे। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, नहीं पूछा है। तो क्या चीज को प्रभावित नहीं करेगी, तो ये आपकी डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत जो है वो इसको प्रभावित नहीं करेगी, बाकी दोनों ही चीजें इसको प्रभावित करेगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू कैश इक्विवेलेंट्स आर देयर आफ्टर बैक इनटू कैश। नकदी को नकद समकक्ष में बदलने और उसके बाद वापस नकदी बदलने की समयावधि है। ऑपरेटिंग साइकिल, संचालन घटना चक्र, टैक्स साइकिल, इन्वेंट्री साइकिल, नॉन ऑपरेटिंग साइकिल। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आपके पास कैश अवेलेबल है आप उसको कैश से दूसरी चीज में यानी कि नगद जिसको आप कर सकते हैं उसमें कन्वर्ट करें, उसके बाद वापस से नगद में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो साइकिल क्या कहलाता है, तो उसे ऑपरेटिंग साइकिल कहा जाता है। एक आंसर होगा ऑप्शन है। ऐसे कि आप देख सकते हैं कैश है, यहाँ पर कैश से रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, वर्क इन प्रोग्रेस में आया, फिनिश गुड्स बना, उसके बाद आपने उसको जब सेल किया तो वहां पर अकाउंट रिसेबल या फिर आप बिल्स रिसेबल कह सकते हैं, फिर वापस से कैश में आ गया।
तो ये क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेशियो ऑफ करंट एसेट कितना है, यहाँ पर करंट एसेट दे रखी है 10 लाख की, तो करंट लायबिलिटीज है 4 लाख की, और रेशियो कितना निकल के आएगा 2.5:1। द अकाउंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड in maintaining current ratio of 2:1 by acquiring some current asset on credit. What amount of current asset should be acquired? यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चालू संपत्तियां 10 लाख की बताया उसने, जो उसकी देनदारियां हैं 4 लाख की हैं, अनुपात अभी उनका कितना है 2.5:1 है। फर्म के का लेखाकार कुल चालू संपत्तियों को साख पर यानी कि उधार पर अर्जित करके अब जो रेशियो करना चाह रहा है वो 2:1 करना चाह रहा है। तो वहां पर वर्तमान संपत्ति की कितनी राशि उसे अर्जित करनी चाहिए, तो कितनी उसे अभी करंट एसेट जो है वो अक्वायर करनी पड़ेगी इस रेशियो को 2.2:1 करने के लिए। तो इसका आंसर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करिएगा कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। JEE में आपके करंट में पेपर जो हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चन हैं। आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगी जो अलग अलग आप लोग के एग्जाम्स में जो पीजीटी के पेपर्स थे वहां पर आए हुए हैं, पीजीटी के पेपर में आए हुए हैं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा और फिर सब वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।